एक चमकता हुआ पक्षी उड़ते उड़ते लड़के के पास आता है और लगातार अपनी उड़ान का रास्ता बदलकर उसे संकेत देने लगता है। जैसे ही वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, जुगनू पक्षी फुर्र से उड़ जाता है। तभी पक्षियों का पूरा झुंड टूटे हुए गुफा के मुहाने की ओर तेजी से उड़ने लगता है। सभी लोग तुरंत उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और आखिरकार एक रहस्यमय गुफा में पहुंच जाते हैं। आंखों के सामने का नजारा देखकर वे वहीं के वहीं सन्न रह जाते हैं। यह जगह तो मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। दाबिंग का मन खुशी से भर जाता है और वह दोनों को साथ लेकर गुफा के और भीतर तक खोजने निकल पड़ता है। यहाँ न सिर्फ फुटबॉल जितनी बड़ी कनखजूरों की जेड मूर्तियां थीं, बल्कि घर जितने विशाल मशरूम के जीवाश्म भी मौजूद थे। अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। शियाओ शुआई तुरंत दोनों को बुलाता है। वे पास जाकर देखते हैं तो एक बड़े पेड़ में एक खोखला हिस्सा दिखाई देता है। अंदर झांकने पर पता चलता है कि वहाँ पहले किसी के रहने के साफ निशान हैं। तीनों जल्दी जल्दी वहाँ की तलाशी लेते हैं। इसी दौरान शियाओ शुआई को एक कंधे वाले बैग में एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में पूरे द्वीप का नक्शा बना हुआ था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी लिखा था। लेकिन यह साफ था कि डायरी लिखने वाला व्यक्ति अब जिंदा नहीं रहा। इसके बाद तीनों मिलकर भागने के लिए जरूरी औजार बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वे एक साधारण सी घास की नाव तैयार कर लेते हैं। प्राकृतिक हवा की मदद से पाल चलाकर वे आखिरकार खुले समुद्र में निकल जाते हैं। इसी दौरान दाफांग आसमान की ओर देखकर कुछ गड़बड़ महसूस करता है और दाबिंग से पाल नीचे करने को कहता है, लेकिन दाबिंग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और पाल खींचते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और मूसलाधार बारिश उन पर टूट पड़ती है। दाबिंग घमंड में अपने भतीजे से कहता है कि नीचे तो बस चमकते हुए छोटे जीव हैं, कोई खतरा नहीं। लेकिन शियाओ शुआई पानी की सतह पर लगातार नजर रखे रहता है। तभी अचानक एक विशाल आदमखोर मछली सामने से झपट्टा मारती है। दाबिंग तुरंत उसे